नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ये कहावत नवजोत सिंह सिद्धू पर अक्षरशः लागू होती है, क्योंकि सिद्धू ने पहले बगावत करी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद लिया, उसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलाया, उसकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब एकाएक नवजोत सिंह सिद्धू ने आज दोपहर सीधे सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया। सिद्धू ने अपने 5 लाइन के इस्तीफे में यह लिखा है कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं कर सकता। इस बीच अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा कि मैंने पहले ही कहा था, सिद्धू स्थिर व्यक्तित्व के स्वामी नहीं है। इस बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं शहीदी पार्क, जहां पर कन्हैया कुमार के साथ वो अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। उसके बाद कन्हैया कुमार जो है वो कांग्रेस पार्टी में जिग्नेश मेवाणी के साथ शामिल होंगे। लेकिन राहुल गांधी अभी तक सिद्धू के मामले में खामोश है। सवाल यह है, सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया? अलग अलग तरह की कई खबरें आई हैं। सबसे बड़ी बात है, सिद्धू नाराज थे। सिद्धू अक्सर नाराज हो जाते हैं। 4.5 साल तक उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत की, उसके बाद उन्हें प्रधान का पद दिया गया, यानी पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद उनकी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बगावत जारी रही। ये बगावत चलती रही जब तक हाईकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने पर राजी नहीं हो गया। कैप्टन को हटाया गया। सिद्धू खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन सिद्धू की जगह चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि एक दलित चेहरा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स हुए, जो मंत्री बनाए गए, जो मंत्रियों को विभाग बांटे गए, बताया जा रहा है सिद्धू उन तमाम चीजों से नाराज चल रहे थे। मैंने पहले ही दिन अपने विश्लेषण में कहा था कि सिद्धू अनगाइडेड मिसाइल है, कहां गिरेंगे पता नहीं। तो आज फाइनली वो गिरे हैं कांग्रेस हाईकमान के सर पर, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि सिद्धू की तुरंत की नाराजगी क्या है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ राहुल देव साहब हैं, मेरे पूर्व संपादक। मेरे साथ मधुरेंद्र कुमार हैं, जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मोहित राज दुबे, जो कि कांग्रेस की ब्रीफिंग में इस वक्त मौजूद है। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, और इसके अलावा मेरे एक सहयोगी और जुड़े हैं, राजेश गिल हैं, जो सिद्धू के घर से इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले राजेश, आपसे जानना चाहूंगा, सिद्धू बाहर आए, क्या बोला उन्होंने? क्या कह रहे हैं सिद्धू और उनके नजदीक के लोग? क्या है इस्तीफा देने का कारण? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है कि ये उसी आलीशान घर है नवजोत सिंह सिद्धू का, जहां पर गाड़ियों की बड़ी बड़ी कतारें कल तक लगी हुई थी। लोग यहां पर आते जाते थे, क्योंकि यहां पर अंदर ही उन्होंने कार्यालय बनाया हुआ है। लेकिन अब आपको दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल सुबह से वीरानगी छाई हुई है। यहां पर कोई मौजूद नहीं है। यहां तक कि कार्यालय के लोग जो होते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, वो भी यहां नहीं पहुंचे। तो जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बारे में रात से ही कुछ ऐसा चल रहा था, जो आज बड़ा धमाका हुआ। और जो बातें निकल कर सामने आ रही है, यहां से लोकल भी जो हमने बातचीत की है, उसके बारे में जो बातें निकल के सामने आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी जो हमेशा ही रहती है और बड़ी जल्दी फिसल जाते हैं, उसकी तरबियत के कारण एक बार फिर से उनका इस्तीफा सामने आया है। पहले उनको नाराजगी कैप्टन अमरिंदर सिंह से थी, वो उसको लेकर हाईकमान ने एक फैसला लिया। लेकिन एक बात और जो खुलकर सामने आ रही है, हाईकमान का जो फैसला है, उस फैसले में एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन लगाया गया, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को साइडलाइन लगाया गया। जब बड़ी तोपें जो आपस में भिड़ रही थी, इनको साइडलाइन किया गया और बीच का रास्ता निकाला गया। जो बीच का रास्ता है, अब उस पर जो कांग्रेस के अंदर थोड़ी बहुत सहमति बनती नजर आ रही है। लेकिन जो फिर से एक बार एक ड्रामा, हाई लेवल ड्रामा हुआ, वो ये हुआ कि जब विभाग दिए गए, पोर्टफोलियो दिए गए, उसमें भी बहुत सी बातें निकलकर सामने आई। नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते थे कि सुखी रंधावा जो है वो सीएम बने, वो नहीं बने, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। वो ये नहीं चाहते थे इनको बड़ी पावर दे दी जाए, इनको गृह विभाग दे दिया जाए, लेकिन गृह विभाग उनको दे दिया। तो ये तमाम बातें नवजोत सिंह सिद्धू को लगने लगा कि उनका भविष्य जो मुख्यमंत्री का वो ढूंढ रहे हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, वो उनको लगा कि वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है, और एक तरफ उनको साइडलाइन फिर से कर दिया जाएगा। तो बहुत कम दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा फैसला लिया, और बड़ा फैसला लेते हुए ये इस्तीफा दे दिया, जिसका एक बहुत बड़ा धमाका, एक ज्वालामुखी फूटने वाली बात जो है वो नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी
बाद जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का अंदर का भी आपको मैं कोठी का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वीरानगी यहाँ पर छाई हुई है और कोई समर्थक नहीं। एक समय आ गया था सभी गाड़ियों के, कांग्रेस के जितने भी बड़े मंत्री हैं, बड़े एमएलए हैं, बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो सबके स्टीयरिंग नवजोत सिंह सिद्धू की इस कोठी की तरफ मुड़ गए थे। यहाँ पर यहीं इसी स्थान पर लड्डू बांटे गए, यहीं स्थान पर ढोल ताशे भंगड़े वो देखने को मिले, लेकिन आज बिल्कुल वीरानगी है यहाँ पर। सिद्धू इस वक्त कहाँ हैं और क्या कुछ कहेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या उनकी तरफ से कोई अपनी बात रखेगा कि सिद्धू आखिरकार इस बार किस बात से नाराज हुए हैं? पिछली बारी का तो पता था, आपने कहा विभागों के बंटवारे से, लेकिन सिद्धू को यह पता होना चाहिए कि विभागों का बंटवारा करना ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, ये विशेषाधिकार पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं हो सकता। जी देखिए, बिल्कुल दीपक जी, आपने देखा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ हरमंदर साहब माथा टेकने आए तो वहां पर जो जेस्चर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिखाए, प्रोटोकॉल को बुरी तरह से दरकिनार कर दिया। सीएम के कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ था, कभी उनका हाथ पकड़ के इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो इसकी बहुत ट्रोल हुए नवजोत सिंह सिद्धू इस बात को लेकर। और कहीं ना कहीं वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके हाथ की, चरणजीत सिंह चन्नी उनके हाथ की कठपुतली है, वो सुपर सीएम है। एक नई टर्म उभर कर सामने आई थी सुपर सीएम की, सोशल मीडिया पर ये बातें बहुत आने लगी। तो उस बात को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा लगा कि रिमोट मेरे हाथ में रहेगा 3 महीने तक, उसके बाद मैं खुद सीट पर बैठ जाऊंगा। लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, क्योंकि अब जिस भी कांग्रेस नेता से हम बात करनी शुरू की उसके बाद तो उनको ये कहते हुए सुना गया कि अब वो चरणजीत चन्नी को ही अपना सीएम प्रोजेक्ट करेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, ये एक बड़ा पॉलिटिकल संकट भी इस बात को लेकर पैदा हो सकता है कि अगर वो चन्नी को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू को हर तरफ एक अंधेरा नजर आने लगा कि जिस तरफ इतनी बड़ी बगावत की, इतना बड़ा ड्रामा हुआ, इतना बड़ा, बहुत ज्यादा। और ये बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना हुआ कांग्रेस का, जितना भी झगड़ा है लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बात में कि ये लगातार, अब लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई है, लेकिन जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, आपने भी बताया कि ये इंसान स्टेबल नहीं है, तो उसी बात का एक इन्होंने पूरा परिचय दे दिया उस बात का कि वाकई स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं है और ये किसी भी पार्टी में चली जाए इस तरह की चीजें जो है बार बार होती रहेंगी और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की क्रेडिबिलिटी पे इसका बहुत असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, आपने ठीक कहा, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना हुआ है। इस पर एनके सिंह सर और राहुल सर की प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन विशाल मेरे साथ इस वक्त सीधे चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहता हूं, इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू कहां हैं और क्या कह रहे हैं उनके नजदीकी लोग? क्या किसी से बात की है या उन्होंने सीधे इस्तीफा फैक्स कर दिया मिसेस गांधी को या ईमेल कर दिया? देखिए, बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू जब से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे उसके साथ 3 या 4 दिन जो है वो बिल्कुल साथ रहे। जैसा राजेश गिल ने बताया, जब वो ट्रोल होना शुरू हुए, जब वो सुपर सीएम होने की बात जो है मीडिया में आना शुरू हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू बैकफुट पर आ गए। और जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ, या फिर एजी लगाने की बात हो या फिर डीजीपी लगाने की बात हो, नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि उनकी पसंद के जो है अधिकारी लगाए जाएँ। उन्होंने बाकायदा इसके लिए जो है नाम भी भेजे गए, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अधिकारी लगेंगे उनकी मर्जी के लगेंगे, क्योंकि सीएम वो हैं। साथ ही जो सुखजिंदर रंधावा है वो कहीं ना कहीं पहले मुख्यमंत्री बनने की रेस में थी, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका पत्ता काटा, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। अब विभागों का बंटारा हो रहा था तो वो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते थे कि उन्हें होम डिपार्टमेंट दिया जाए। एक तो पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि 2022 के जब चुनाव होंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू का अपना ही कत्ता जो है वो कटने वाला है। सुखजिंदर रंधावा को लेकर बहुत बड़ा वो था कि वो उनको जो है होम डिपार्टमेंट ना दिया जाए, लेकिन उनको होम डिपार्टमेंट दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी जो थी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो एक कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट जो थे वो माने जा रहे थे कि कांग्रेस के अब सेंटर पॉइंट जो है नवजोत सिंह सिद्धू हैं। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से और एक लेटर जो है सोनिया गांधी को भेजा है और अपना इस्तीफा दिया है। अब घटनाक्रम चेंज हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में है और अब देखना होगा कि क्या
कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या रणनीति अपनाते हैं? क्या वो भाजपा की तरफ जाते हैं या फिर कांग्रेस आला कमान के नेताओं से आज वो मुलाकात करते हैं? तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक नज़र जो है रहेगी। वहीं पर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को खेमे को मजबूत करना है तो अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के कोई भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि सूत्रों से अभी हवाले से ये खबर है कि उनकी जो धर्मपत्नी है, जो पटियाला से सांसद है, वो उनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी तक ये खबर चर्चा में है, अभी तक ये पुख्ता नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चा जो है पंजाब में अब चल पड़ी है। तो अब देखना होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगला कदम क्या होगा। जी जी विशाल, मैं आपको रोकूंगा। कई सारे और सवाल है जो मुझे पूछना है। मेरे पास अभी अभी खबर आई है कि कुछ लोगों ने सिद्धू के खिलाफ लेटर लिखा था जिसमें रंधावा साहब भी शामिल थे। क्या ये सच है? लेकिन उससे पहले अश्विनी कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री, खुद पंजाब से आते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस में जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। देखिए, जो भी हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चुनाव सर पर है और सिद्धू जी हाल ही में मनोनीत किए गए थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, और मैं समझता हूं कि अब ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को किसी न किसी तरह जल्द सुलझा लेना चाहिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है इसका समाधान जल्दी होगा। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मैं समझता हूं, जल्द ही इस स्थिति से जूझेंगे और कोई ना कोई फैसला जल्द होगा। ठीक है, सीधे चलता हूं विशाल के पास। विशाल, खबर यह भी है कि पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू से बात करना बंद कर दिया था और उनके खिलाफ सुखजिंदर सिंह रंधावा और 2 अन्य मंत्रियों ने एक पत्र लिखा था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ऐसी कोई खबर आपकी जानकारी में आई है? देखिए, ये जरूर है कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे। और सबसे बड़े दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, नवजोत सिंह सिद्धू जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरा जो ठिकाना होगा कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है 15 सेक्टर में, वहां पर होगा। लेकिन पिछले 4 या 5 दिन से नवजोत सिंह सिद्धू ना तो चंडीगढ़ में मौजूद थे, ना अमृतसर वाले घर में, वो सिर्फ पटियाला में मौजूद थे। और वो फिर जिस तरह से 2 साल में जो कोप भवन में गए थे वैसे चले गए थे, न किसी से बात, न किसी से चीख। लेकिन जो उनके मीडिया एडवाइजर हैं सुमित, वो उनका नाम जो था कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के एडवाइजर के नाम पर भी जो है वो बनाया जा रहा था कि उनके एडवाइजर लगाया जाए, लेकिन फिर भी नहीं लगा। लेकिन जिस तरह सुखजिंदर रंधावा है, वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी वो पहले रहे थे और नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप में थे। लेकिन जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका कहीं ना कहीं पत्ता जो है काटा है सीएम के तौर पर, तो सुखजिंदर रंधावा जो थे उनके बिल्कुल अंगेस्ट हो गए थे। और इस तरह से खबरें थी कि कोई लेटर जो है उन्होंने लिखा है, लेकिन ये पुख्ता नहीं था कि लेटर जो है वो मीडिया में नहीं पहुंचा, किसी के पास नहीं था। लेकिन इतना जरूर चर्चा में थी कि कहीं ना कहीं सुखजिंदर रंधावा के साथ कुछ मंत्री थे जिन्होंने लेटर जो है एक लिखा है। जी, इस तरह की चर्चा थी पंजाब में। इस तरह की चर्चा है। विशाल, अभी चलते कांग्रेस हाईकमान इस बारे में क्या सोचती है। मोहित राज दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, मुझे बताइए, कांग्रेस की तो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को ज्वाइन कराना था। राहुल जी ने माल्यार्पण तो कर दिया, लेकिन 4:30 वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या डिले हो रही है और कारण क्या है इसका? और कितनी गाज गिरी है कांग्रेस हाईकमान पर सिद्धू के इस्तीफे से? 4:30 बजे वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए 4:30 बजे वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे 5 बजे कर दिया गया है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कहा जा रहा है कि ठीक हमारे पीछे थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद होंगे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा कि आपके पसंदीदा व्यक्ति ने आखिर पद क्यों छोड़ दिया, क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपने कैप्टन को हटाने की तो पूरी कवायद कर दी, तो ऐसे में आपके ही साथी ने कैसे साथ छोड़ दिया। 2 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन एक साथी उनको छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने हटाया उससे तो नाराज थे ही, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू पे भरोसा किया उन्होंने, तो निश्चित तौर पे सिद्धू ने उनको यहाँ पे धोखा दिया, ये कहा जा सकता है। तो ये सारे सवाल जो हैं राहुल गांधी से आज पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जो हैं एक साथ दिखाई दिए हैं। हार्दिक पटेल उनके साथ यहाँ पे मौजूद होंगे और दोनों नेताओं को शामिल कराने के पीछे माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इसमें अब देखने वाली बात यही होगी कि जब 2 नेता ज्वाइन करेंगे तो कांग्रेस के आला कमान किस तरीके की दोनों नेताओं को जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन एक और सवाल दीपक जी ये उठता है कि आप बाहर से नेताओं को तो नेताओं का आयात कर, लेकिन आपके अपने क्यों छोड़ते चले जा रहे हैं। चाहे आप सुष्मिता देव की बात कर लीजिए, आप प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर लीजिए, आप जितिन प्रसाद की बात कर लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करिए, तमाम जो युवा साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, उन्होंने आज पार्टी को छोड़ दिया। उनकी जगह आप जिग्नेश मेवानी को ला रहे हैं, उनकी जगह आप कन्हैया कुमार को ला रहे हैं। तो ये इन नेताओं की उपयोगिता किस रूप में, किस तरीके से पार्टी के भीतर तय की जाएगी,
इसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो ठीक है। पीसी की टाइमिंग है निश्चित तौर पे उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी इस पीसी को करने आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि उनसे सवाल बहुत कड़े और बहुत तीखे पूछे जाएंगे। ठीक है, सीधे मधुरेंद्र के पास चलते हैं। मधुरेंद्र, क्या कह रही है कांग्रेस दफ्तर की ग्रे पॉइंट? इस वक्त आप 24 अकबर रोड पर खड़े हैं। सिद्धू के बारे में जो फैसले हुए उसको लेकर क्या कहते हैं तमाम कांग्रेस में मौजूद लोग? गलत किया हाईकमान ने, सही किया, या ये तो होना ही था? देखिए, सुबह से जो यहाँ पर स्थिति थी, खासतौर पे आईसीसी में लोग इंतजार कर रहे थे कि दो बड़े और दो नए काबिल चेहरे कांग्रेस को मिलने वाले हैं जो कांग्रेस की नैया को आगे ले जाएंगे। लेकिन शाम होते होते जिस तरह से सिद्धू ढल गए, उससे यहाँ पर एक अजीब तरह की निराशा जो है वो देखने को मिली, क्योंकि पूरा का पूरा आज का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से कन्हैया और जिग्नेश मेवानी बेस्ड था। और इसमें ऐसा लोगों को लगता था कि एक युवा चेहरा जो है वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। लेकिन सिद्धू का जो सेटबैक कांग्रेस को मिला है वो यहाँ पर काफ़ी लोगों के चेहरे पर, खासतौर पर जो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं या फिर यहाँ पर जो नेता हैं उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक सिकन जो है उसको पढ़ी जा सकती है और कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो ये स्थिति इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कुछ नेताओं से बातचीत करके ये भी लगी कि सिद्धू की एंट्री के पीछे कोई था तो राहुल गांधी था, और आज अगर देखा जाए तो जिग्नेश मेवानी की एंट्री और कन्हैया की एंट्री के पीछे भी कोई है तो राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी जिन लोगों के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी में जेल कर पाएंगे, कितना आगे जा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, खासतौर पे आइडियोलॉजिकली भी और देखा जाए तो कांग्रेस के सेटअप में भी। क्योंकि ये देखा जाए तो सिद्धू तो अब बाहर निकल गए और सिद्धू एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से कांग्रेस की उम्मीदों पर नकारा साबित हुए। अब ये बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि क्या जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार कांग्रेस की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? ठीक है, अब सिद्धू पर ही लिमिट रखते हैं, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पर सब आएंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए। सीधे राहुल जी से जानना चाहूंगा। राहुल जी, मुझे बताइए, आप डिसअपॉइंटेड किससे हैं, कांग्रेस हाईकमान की डिसीजन मेकिंग से या सिद्धू से? मैं कह चुका हूं दीपक, ये साफ साफ सबसे बड़ी टिप्पणी अगर किसी पर है और सबसे बड़ा तमाचा किसी पर है तो वो कांग्रेस हाईकमान के फैसले और उसकी राजनीतिक और व्यक्तिगत लोगों की समझ पर है। आपने एक व्यक्ति को 3 महीने तक लगातार प्रोत्साहित किया विद्रोह करने के लिए, अपनी सरकार, अपने ही मुख्यमंत्री को यानी अमरिंदर सिंह को कमजोर किया, पार्टी को विभाजित कर देने दिया सिद्धू को। उसके बाद आपने उनको अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री को हटा दिया, नए मुख्यमंत्री लाए। नए मुख्यमंत्री में भी सिद्धू की काफी सुनी गई, उनके कई पसंद के लोग लिए गए, लेकिन उस 10 दिन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इसका क्या मतलब है? यानी आप किस तरह के मतलब एक इंसान की समझ भी एक राहुल गांधी की क्या है और या तीनों की क्या है, ये भी एक टिप्पणी है कि और उनकी राजनीतिक समझ, उनका पूरा निर्णय जो पिछले आप 3 महीने में कांग्रेस का जो निर्णय प्रक्रिया रही है, जो उनके काम रहे हैं, आप उसको अगर समग्रता में आप देखेंगे तो उनकी सारी रणनीति तो ध्वस्त होती नजर आ रही है। ये तो इससे फजीहत तो कांग्रेस पार्टी की हो रही है और हाईकमान की हो रही है। सिद्धू की तो जो है वो तो है ही। सीधे एनके सर के पास चलता हूं। एनके सर, जब चन्नी वाला डिसीजन हुआ था तब ये कहा गया था एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है, पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया गया है, 33% वहां पर दलित वोट है, ये मास्टर स्ट्रोक है, अमरिंदर को बाहर करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे सिद्धू, जैसे मैंने शब्द का उस दिन आपके सामने भी इस्तेमाल किया था, अनगाइडेड मिसाइल की तरह गिरे हैं फिर से एक बार पार्टी पर, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे कांग्रेस के लिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा था और लगातार कहते रहे। बल्कि मुझे यह भी याद है कि आपने कहा था कि हमने सीधे सिद्धू से ही कह दिया था कि सिद्धू जी आप तो अनगाइडेड मिसाइल हैं, और बिल्कुल सही है। आज अगर हम सिद्धू को सामने पाएंगे तो पहला सेंटेंस यही कहेंगे। ये जब बुलेटिन आपने खोली थी 3 बजे तो उसी समय मैंने एक सेंटेंस कहा था कि 132 साल की पार्टी इतनी बचकानी हो सकती है, इसका मुझे भरोसा नहीं है। इन दोनों ने, वर्तमान जो कांग्रेस के हैं, और दोनों क्या हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका, इन्होंने इतने बचकाने स्टेप्स लिए हैं। वो बिल्कुल सही है कि सिद्धू को आपने समझने में, उसको आपने लार्जर देन लाइफ साइज दे दिया पिछले 2 साल में, लार्जर देन लाइफ, और वो चैलेंज करने लगा, कैप्टन को जिता के लाया था आपको। तो ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के ये स्टेप सही नहीं हुए, लेकिन एनालिसिस 2 पार्ट में होता है। लीडरशिप की कल्पना। 1 मिनट रोकूंगा। राहुल गांधी जा रहे हैं इस वक्त एआईसीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए।
पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। यहीं पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को ज्वाइन करना है। ये आईसीसी का पीछे का दरवाजा है, जहां से फ्रंट दरवाजा है, जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राहुल गांधी अंदर जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें आप कांग्रेस दफ्तर 24 नंबर रोड। सुनते हैं पत्रकार क्या सवाल पूछ रहे तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं 24 अकबर रोड पे। पहले वो शहीदी पार्क गए, जहां पर उन्होंने अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज कन्हैया कुमार देख रहे हैं आप तस्वीरों में, कन्हैया कुमार को भी ज्वाइन करना है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। विवादित नारेबाजी के मामले में उन्हें जेल भी हो चुकी है। इसके अलावा जिग्नेश मेवानी दलित नेता हैं, गुजरात से निर्दलीय विधायक चुने गए थे कांग्रेस के सपोर्ट से, लेकिन अब औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हार्दिक पटेल ने उनके शामिल होने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कन्हैया कुमार, जिनके पोस्टर आज पटे पड़े थे 24 अकबर रोड के बाहर, वो इस वक्त अंदर जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनके साथ जिग्नेश मेवानी, जो कि एक दलित नेता हैं, गुजरात से आते हैं। गुजरात में भी 2022 में चुनाव है। और कन्हैया कुमार बिहार से आते हैं। बेगूसराय में उन्होंने गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और गिरिराज सिंह ने उनको 4 लाख वोटों से हराया था। लेकिन कन्हैया कुमार सीपीआई के अंदर थे, सीपीआई की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अपनी पार्टी से निराश थे। इसीलिए सेक्युलर राजनीति करने के लिए वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे सीधे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सबसे बड़ी खबर आज की, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जुलाई में ही 18 जुलाई को ही बनाए गए थे। इस बीच कांग्रेस पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी खबर थी कि कन्हैया कुमार, जो सीपीआई के नेता हैं, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, वो कांग्रेस के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा खबर ये थी कि जिग्नेश मेवानी, जो कि दलित नेता हैं और गुजरात से आते हैं, वो भी उनके साथ शामिल होंगे। लेकिन इतनी बड़ी खबर के पीछे के ऊपर अब जो सिद्धू का इस्तीफा है उसने पानी फेर दिया है। राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है, पत्रकार भी इंतजार कर रहे हैं। शहीदी पार्क में जब भगत सिंह को माल्यार्पण कर रहे थे उनके जन्मदिवस पर, अमर शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस पर, तब भी पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा था, लेकिन राहुल गांधी ने इसका जवाब नहीं दिया। अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। जिग्नेश मेवानी भी होंगे, कन्हैया कुमार भी होंगे, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव और रणदीप सुरजेवाला, जो कि महासचिव और मुख्य प्रवक्ता है, वो भी होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पंजाब कांग्रेस पर भी सवाल जवाब होगा। 18 जुलाई को सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था। सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज करके। इसके बावजूद सिद्धू हाईकमान के इस कदम से सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने अमरिंदर सिंह का विरोध जारी रखा और ठीक 10 दिन पहले अमरिंदर सिंह को सिद्धू के विरोध के बाद, विधायकों के विरोध के बाद, जो सिद्धू की अगुवाई में ये विरोध कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद काफी ड्रामा हुआ, जिसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। दलित है चरणजीत सिंह चन्नी, इसलिए इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी कहा गया। ये कहा गया कि कांग्रेस भी अब फैसले लेने लगी है। लेकिन तब भी एक सवाल था कि आज सिद्धू खुश रहेंगे। सिद्धू ने 10 दिन बाद ही साबित कर दिया कि वो नाराज है पार्टी से और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जाहिर सी बात है ये कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है। कांग्रेस हाईकमान के लिए भी एक तरीके से ये झटका है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने कई सारी पॉलिटिकल रिस्क लेते हुए न केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज किया था, बल्कि पूरे के पूरे पंजाब में कांग्रेस के संगठन का इस कहें अगर ओपन हार्ट सर्जरी कर दी थी, मेजर ऑपरेशन कर दिया था, तो गलत नहीं होगा। अब सिद्धू इस बात से भी नाराज हो गए हैं कि जो मंत्रियों के विभाग बटे वो उनकी मर्जी से नहीं बटे। इस बात से भी नाराज है कि गलत डीजीपी बनाया गया, उनके हिसाब से गलत एडवोकेट जनरल बनाया गया, उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। खबर यह भी है कि रंधावा साहब, जो कि डिप्टी सीएम है, ओपी सोनी साहब, जो दूसरे डिप्टी सीएम है, और एक अन्य मंत्री ने सिद्धू के खिलाफ हाईकमान को एक पत्र लिखा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी किसी ने नहीं की है। जाहिर सी बात है कांग्रेस हाईकमान के ऊपर सिद्धू का
इस्तीफा जोर का झटका धीरे से लगा है। धीरे से इसलिए राहुल गांधी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस्तीफे पे जुड़े सवाल पर राहुल गांधी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, राहुल गांधी जी से शहीदी पार्क में भी सवाल पूछा गया और उसके बाद सवाल पूछा गया 24 अकबर रोड में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने सिद्धू के इस्तीफे पर कुछ नहीं कहा। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इन सवालों के जवाब देंगे? क्या रणदीप सुरजेवाला जो मुख्य प्रवक्ता है वो सिद्धू की नाराजगी पर जवाब देंगे? सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या सिद्धू को मनाया जाएगा या फिर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र, क्या खबर मिल रही है? सिद्धू को मनाया जाएगा या उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा? देखिए, सिद्धू को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है क्योंकि पार्टी नहीं चाहती है कि इस वक्त जो है पंजाब में और ज़्यादा विद्रोह की स्थिति जो है आगे बढ़े, क्योंकि जो कांग्रेस आलाकमान है वो हाउस को स्टेबल करना चाहता था। लेकिन इसके ठीक विपरीत सिद्धू ने कदम उठाया और जिस तरह के बयान कैप्टन ने दिए हैं उससे साफ लग रहा है कि कैप्टन पूरी तरह से अब इस बात पर आमादा है कि सिद्धू को आउट कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस से चाहती है कि सिद्धू बने रहें, मान जाएँ और वस्तु स्थिति इस वक्त जो चुनावी की है उसमें उनका रोल जो है वो थोड़ा बड़ा किया जाए। तो ये सारे प्रकरण चल रहे हैं, लेकिन बेहद अनस्टेबल कंडीशन है कांग्रेस के भीतर सिद्धू को लेकर और इसकी सबसे बड़ी वजह खुद ही सिद्धू हैं, जो कि अनगाइडेड मिसाइल के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने फायर खुद कांग्रेस के घर में कर दिया है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं विशाल के पास। विशाल, मुझे बताइए सिद्धू कहां है इस वक्त? सुनाई ये पड़ रहा है कि वो पटियाला के घर में है, किसी से नहीं मिल रहे हैं। सिद्धू कहां है और क्या वो हाईकमान से बातचीत करने के लिए ओपन होंगे? क्या उनका इस्तीफा दबाव की राजनीति है या बात अब बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि इस्तीफा तो सार्वजनिक है ट्विटर पर? देखिए दीपक जी, बिल्कुल जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो दबाव की राजनीति करते हैं। पहले भी उन्होंने ऐसे किया, जब उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा था तब भी वो दबाव की राजनीति कर रहे थे और कहीं ना कहीं ना वो मीडिया से बात कर रहे थे, ना जो उनके चहेते हैं उनसे बात कर रहे थे, सिर्फ वो एक जो ट्विटर है उसके माध्यम से बात कर रहे थे। लेकिन आज की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में है और अभी थोड़ी देर पहले जो कुलजीत नागरा है, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो उनसे मिलने वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जिस तरह से कुलजीत नागरा वहाँ पर पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश जो है, ये कह सकते हैं कि मनाने की कोशिश जो है उन्हें कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू हैं, अब उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या वो कुलजीत नागरा के बोलने से या हाईकमान के कहने से वो मानते हैं? नहीं, पर ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से दबाव की राजनीति, चाहे वो अध्यक्ष बनाने की हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खड़े होने की हो, वो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति देखती रही है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रियंका गांधी है वो हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, क्या उन्होंने प्रियंका गांधी से भी पहले बात की थी या राहुल गांधी से बात की थी, या फिर जिस तरह से उनकी नहीं चल रही है, सरकार में नहीं चल रही है, उनके अधिकारी नहीं लगाए जा रहे हैं, तो उसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब अगला रास्ता नवजोत सिंह सिद्धू का क्या होगा ये देखना होगा। और जिस तरह से विपक्ष, सुखबीर बादल पहले भी उन्हें मिसगाइडेड मिसाइल कहते थे, आज भी उनका बयान आया कि वो मिसगाइडेड मिसाइल हैं और उनमें अहम ज़्यादा है, अहम यानी कि मैं बहुत ज़्यादा है। और इसी की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वो मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। पहले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर किया, जो एक कद्दावर नेता है पंजाब के, उनको कहीं ना कहीं कैप्टनशिप से जो है वो बाहर किया, अध्यक्ष माफ़ कीजिएगा सीएम पद से बाहर किया। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या होगा ये देखने के लिए जो नागरा है वो वहाँ पर गए हैं, तो अब उन्हीं से बाद में पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं। नागरा जब बाहर निकलेंगे तो क्या। लेकिन विशाल, मुझे लगता है कि ऐसी हालत में जब इतनी भद पिटवा दी, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोले, इतनी किरकिरी करवा दी कांग्रेस हाईकमान की सिद्धू ने, क्योंकि एक तरह से सिद्धू का इस्तीफा कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग को एक चैलेंज है कि देखिए आप इसको इतना सब कुछ करने के बाद भी खुश नहीं कर पाए। तो मैं यही सवाल राजेश से जानना चाहूंगा। राजेश, क्या कांग्रेस हाईकमान मनाने की भी कोशिश करेगा आप सिद्धू को कि नहीं करेगा? आपको क्या लगता है, आपका गट फीलिंग क्या है? देखिए, बिल्कुल पहले भी कई बार हुआ है, नवजोत सिंह सिद्धू एक बार नहीं बहुत बार नाराज हुए हैं, घर में बैठ जाते हैं या कहीं पर बिल्कुल गुप्त रूप में कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, तो वो
तभी ऐसा होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे व्यक्ति है, जब चुप भी रहते हैं, कहीं गायब भी हो जाते हैं, तब भी वो खबरों में रहते हैं। और हरीश रावत खुद उनके घर में कई बार पहुंचे थे उनको मनाने के लिए, मनाने की कवायद चलती। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम जो हुआ उसमें देखो, समझने वाली बात यह है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को गद्दी से हटाना था तो जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो तृप्त बाजवा, चाहे वो सुखी रंधावा हो, चाहे वो कुलजीत नागरा हो, चाहे बहुत सारे जो नेता हैं, जितने भी बड़े कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग हैं, वो सभी एकजुट हो गए थे, क्योंकि उनको ये कहना था हाईकमान को कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, वो क्रेडिबल चेहरा नहीं रह चुका है और उनकी सत्ता को अगर उन्होंने वापस आना है तो क्रेडिबल चेहरा चाहिए। वो क्रेडिबल चेहरा सिर्फ और सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू है। इसी बात को लेकर एक तगड़ा मूव बनाया गया था और उस मूव को उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन इसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू को इतना ज्यादा स्पेस दे दिया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को आदम कद से भी ऊपर का समझने लगे, तो उसी की वजह से ये सारा फिर से बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब जबकि सुखी रंधावा को बड़ी कुर्सी मिल गई है, गृह विभाग वो चाहते थे, वो गृह विभाग मिल गया है और सभी जगह सभी गोटियां अपनी अपनी जगह पे सेट हो गई है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को ये बात समझ आने लगी है कि कहीं ना कहीं अगर वो दूसरों का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा था उन नेताओं द्वारा जो दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं या अपनी कुर्सियां जो है बचाना चाहते हैं। देखो, राजनीति में अल्टीमेटली जो है वो सबसे सर्वोपरि जो होती है वो कुर्सी होती है। तो इसी के मद्देनजर हर कोई अपना अपना एक्ट प्ले कर रहा था और अब हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू को इस बात की समझ आ गई हो कि अगर मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा था वो भी कहीं ना कहीं मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अपनी जिन्हें राजनीति का बाबा बोर्ड पंजाबी में एक मिनट रोकूंगा राजेश आपको, विशाल राजेश 1 मिनट रोकूंगा। सिद्धू के बाद कांग्रेस में एक और इस्तीफा हुआ है। कोषाध्यक्ष इंदर चहल ने इस्तीफा दे दिया है। इंदर चहल सिद्धू के करीबी है। तो क्या सिद्धू बगावत चाहते हैं राजेश? क्या बगावत चाहते हैं कांग्रेस कमेटी में? ये करना चाहते हैं सिद्धू? इंदर सिंह चहल का इस्तीफा क्या साबित करता है? संक्षेप में जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू बहुत रैश डिसीजन लेते हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप जैसे ही चरणजीत चन्नी अमृतसर पहुंचे, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंचे, उनके जो तमाम मंत्री लोग अमृतसर पहुंचे, तो बड़े बड़े डिसीजन जो चेयरमैन हटाने शुरू कर दिए उसी समय, और एक पल का भी समय नहीं दिया उन्होंने। तो जाहिर तौर पर अब ये डिसीजन जो है, जैसे ये चहल का इस्तीफा है, इसके बाद और इस्तीफे भी जो इनके खेमे में हो सकते हैं या अब अपने आप को सिद्धू के लॉयल बताना चाहेंगे वो आ सकते हैं। इस तरह के डिसीजंस और सामने आ सकते हैं। तो ये एक तरह की बड़ी बगावत भी इसको समझा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि हाईकमान इसको किस नजरिए से देखता है। अब क्योंकि लोगों को लगता था कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी अब आ चुकी है, हो गया है सारा कुछ, लेकिन अब जो एक बड़ा घटनाक्रम हो गया, ये फिर से एक बड़ी लड़ाई की तरफ, जो अंदरूनी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। तो 10 दिन भी संभाल नहीं पाई कांग्रेस हाईकमान अपने पंजाब के घर को। और पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, अब कोषाध्यक्ष इंदर चहल ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन धीरेन्द्र, सबसे बड़ा सवाल, आपने कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया 4.5 साल से सिद्धू यही कह रहे इस्तीफा दे दूंगा। अब उनकी आधी से ज्यादा बातें मान ली गई, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में भेड़िया आया वाली कहावत सुन के क्या कांग्रेस हाईकमान उनके पास आएगा, अपने दूतों को भेजेगा और बोलेगा सिद्धू एक बार फिर मान जाओ, हम आपकी बात आगे मानेंगे? क्या ऐसा होगा? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है एक और कहावत याद आ रही है, आपको याद होगा, हालांकि वो दूसरे संदर्भ में थे, लेकिन गढ़ आना पण सिंह गैला। जैसे ही अमरिंदर गए तो ये कहकर संतुष्ट हो सकता था हाईकमान कि चलिए गढ़ आ गया, सिंह चला गया। धीरे 1 मिनट रोकूंगा, सुखबीर बादल कुछ कह रहे हैं। अच्छा, फिर से दिखाएंगे सुखबीर बादल, आप कंप्लीट करिए। जी, मेरा कहना यह है कि जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को दिखाने की कोशिश की, जैसे शुरू हुआ जो पिछले समय इस्तीफे की बातचीत हुई, बगावत। और धीरेन्द्र, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। इस वक्त अमरिंदर सिंह हमको दिखाई दे रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव, चंडीगढ़ से दिल्ली आए हैं ट्रेन से। वो हमने उनकी तस्वीरें दिखाई थी, ट्रेन की एग्जीक्यूटिव क्लास में कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हुए थे। अब ऐसी खबर है कि जब वो दिल्ली आए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह, जिनसे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। ये खबर भी आ रही है, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मुसीबत कांग्रेस के लिए, और दूसरी मुसीबत अब खुद सिद्धू बन गए हैं, जिनके चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। धीरेन्द्र, अब बताइए, क्या ऐसे हालात
हालात में कांग्रेस हाईकमान अपनी फेस सेविंग के लिए कहीं ऐसा तो नहीं सिद्धू को इस बार मनाए ही ना? मतलब परेशानियों वाला सदमा हुआ, क्योंकि उन्होंने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मतलब जिन्होंने अपनी पीठ थपथपाई थी ये कहते हुए कि एक बहुत ही बड़े शानदार प्लान की तरह उन्होंने एग्जिट प्लान तैयार किया था अमरिंदर का, लेकिन वो मुझे लगता है वो गूंज जो है अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उनका वो प्लान क्या था, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि ये जो इस्तीफा है अकेला इस्तीफा होता तो शायद दीपक जी मुझे लगता है कि इसमें जो गुंजाइश है वो बनी रहती, लेकिन जैसे वो कोषाध्यक्ष का इस्तीफा करा रहे हैं और कुछ और इस्तीफे अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक और बड़ी दरार की तरफ होगा। यानी कांग्रेस एक तरफ कुछ भरने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ उससे बड़ी दरार वहां दिखने लगती है। और जिस तरह से कांग्रेस की पंजाब की गुटबाजी थी, वहां तमाम लोगों ने एक समझौते के तौर पर, एक समझौता था जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहां से हटाना था, यानी एक बरगद को वहां से हटाना था, लेकिन वहां कौन सा पौधा लगेगा इस पर फिर लड़ाई शुरू हुई और सबने अपनी अपनी रणनीतियां साफ की। आप जो रंधावा है या तमाम लोग हैं वो कई पीढ़ी से अगर हम लोग कहें उनको विरासत में मिली हुई राजनीति है। सिद्धू को लग रहा था कि वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी चालों से मुझे लगता है सिद्धू शायद उस तरह मुकाबला नहीं कर पाए रणनीतिक तौर पर, और इस तरह का इमोशनल डिसीजन है। लेकिन अब ये सामने चुनौती जो है सबसे बड़ी मुझे लगता है हाईकमान। ठीक है, एक मिनट रोकेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ कह रहे हैं। आप थोड़ा सा लगेगा साहब को। आपने जो कहा था वही सिद्धू ने किया था। मैंने कहा था अबे यार टेबल है आप ही दिखा दिया, आज रेजिग्नेशन कर दिया जी सर। अरे भाई साहब सामने बैठिए ना यार सर। उन्होंने कैप्टन साहब उन्होंने जल्दी इस्तीफा सर, जबकि आप दिल्ली आने वाले थे ऐसे समय में शायद साहब आपने कहा है ट्वीट करके कि नहीं है, क्या पंजाब के लिए ठीक नहीं है, पहला रिएक्शन क्या आपका? क्या रिएक्शन है? क्या कहा था आपने? ट्वीट किया है कि आपने पहले कहा था कि ही इज नॉट अ स्टेबल माइंड और वो पंजाब, डू यू स्टैंड बाय इट? बड़ी बात है, कैप्टन अमरिंदर सिंह से ने आज किसी भी पॉलिटिशियन से वो नहीं मिलेंगे। खबर थी कि गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह ने साफ कहा कि वो किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा, मैंने पहले ही कहा था सिद्धू अस्थिर दिमाग है, अनस्टेबल माइंड है। इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। सिद्धू के इस्तीफे पर अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था सिद्धू अनस्टेबल माइंड है, इसीलिए मैंने ट्वीट किया है। आप मेरे ट्वीट को कोट कर सकते हैं और वो ट्वीट हमने आपको दिखाया भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अमरिंदर सिंह ने ये कही कि वो जो सीएम का घर है यहाँ पर दिल्ली में कपूरथला हाउस, उसको खाली करने आए हैं। उसके बाद वो वापस कल पंजाब चले जाएंगे। अभी उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। वो न गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता से। ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो एंटी क्लाइमैक्स है, कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी से नहीं मुलाकात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। मधुरेंद्र कैसे देखते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान को? क्योंकि जब तक वो दिल्ली आते हैं तब तक इतनी अटकलें लग चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि लोग जल्दी से जल्दी उनको बीजेपी ज्वाइन ही करा देंगे, लेकिन कैप्टन ने इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। देखिए बिल्कुल अटकलों का बाजार भले ही गर्म था, लेकिन कैप्टन के जो सूत्र हैं उन्होंने पहले भी बताया था कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात की कुछ प्लेटफॉर्म्स ने जब ये स्टोरी रन की कि कैप्टन यहाँ आएंगे और सबसे पहले अमित शाह से मिलेंगे, तो अमित शाह की टीम के जरिए भी इस बात को खारिज किया गया कि कैप्टन उनसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, ऐसा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और अब जबकि औपचारिक तौर पर कैप्टन ने खुद कह दिया है, तो जाहिर है कि राजनीति में इस तरह की मुलाकातें अंदर खाने में जरूर हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर और सबके सामने करने के मूड में कैप्टन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बात उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है। यानी अब कुल मिलाकर जो कैप्टन का सिद्धू को लेकर कहना है वो उनके ट्वीट के जरिए समझा जा सकता है, जो कि साफ तौर पर कैप्टन लगातार कहते रहे हैं कि सिद्धू एक अनस्टेबल पर्सन है। और जाहिर है कि सिद्धू का इस्तीफा जो है कैप्टन के ही इन पुराने बयानों को एक तरह से साबित कर रहा है।
ठीक है, मैं धीरेन्द्र के पास आऊं, उससे पहले मोहित राज दुबे के पास चलता हूं। मोहित, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, 5:15 बज चुकी है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं, किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए दीपक जी, राहुल गांधी इस वक्त कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के साथ ठीक हमारे पीछे बैठक कर रहे हैं और बैठक खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी कुछ ही पलों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचने वाले हैं। उनके साथ कन्हैया कुमार भी होंगे, जिग्नेश मेवानी भी होंगे, कांग्रेस के दूसरे नेता केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी होंगे। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें फिर से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार के अलावा जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला और जिग्नेश मेवानी मंच पे मौजूद हैं। और इस आपको बता दें कि जो दूसरे बिहार कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो कुल मिला के जिस तरीके से लगातार ये बात चल रही थी कि राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे कि नहीं आएंगे, राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले, आपको बता दें कुछ ही पलों पहले, राहुल गांधी ने करीब 15 मिनट तक जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार के साथ ठीक जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है उसके ठीक पीछे कमरे में बैठक की है। बैठक में दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक जो है राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इसके अलावा इस वक्त आपको फिर से हम तस्वीर दिखाते हैं कि पवन बंसल भी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं, जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। राहुल गांधी अब तक इस कमरे में नहीं आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी स्टेज पे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनसे तीखे सवाल पूछे जाने थे और राहुल गांधी को पता था कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस वक्त देखिए हम मंच पर देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं आए हैं। राहुल गांधी को पहले आना था, राहुल गांधी को सबके सामने, मीडिया के सामने सदस्यता ग्रहण करवानी थी कन्हैया कुमार को और जिग्नेश मेवानी को, लेकिन इस वक्त जो है राहुल गांधी मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं पहुंचे। रणदीप सिंह सुरजेवाला इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रहे हैं, उनके ठीक बगल में जो है केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं। जी दीपक जी। जी हाँ मोहित, सब कुर्सी भर चुकी है, इसका मतलब पवन बंसल दिखाई दे रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला दिखाई दे रहे हैं, केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं, हार्दिक पटेल दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया कुमार दिखाई दे रहे हैं, जिग्नेश मेवानी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। पहले ऐसी उम्मीद थी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं। सुनते हैं रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। जो पत्रकार नहीं है वो भी इस हॉल में आ गए हैं, हम आपका भी सबका स्वागत करते हैं। हर्ष और जोश के मौके पर बहुत सारे साथियों का सम्मिलित हो जाना स्वाभाविक है, पर मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस पत्रकार वार्ता की और आज जो एक विशेष हमारे युवा साथियों की तरुणाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है, इसकी संजीदगी को समझते हुए कृपया करके बहुत सारे साथी जो हैं वो चुप रहेंगे ताकि पत्रकार वार्ता हम चालू रख सके। खास तौर से जो दाएं हाथ को साथी हैं मैं उन्हें अनुरोध करूंगा या तो शांत रहिए नहीं तो हॉल से बाहर खड़े हो जाइए। नमस्कार मित्रों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका, जो मेरे सामने बैठे हैं, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, टेलीविजन के साथी और बहुत सारे हमारे जोशीले युवा, आप सबका श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम सब के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि इस मंच पर वो दो नौजवान बैठे हैं जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं और जो अपने आप में, जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और हिटलर शाही की जो नीति हैं जो 7 साल से इस देश में चल रही हैं, अपने अपने तरीके से युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने एक व्यापक संघर्ष किया। हमारे इन साथियों को ये लगा कि ये आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब ये आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर 1 और 1 11 की आवाज बन जाएगी। और मैं आभारी हूं हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के, हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं।
मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बगैर किसी विलंब के सबसे पहले महासचिव संगठन उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कहेंगे कि वो आप अपनी बात यहां पर रखें। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी। Dear friends, this is one of the happiest moment for all of us to be here in the AICC office to receive Kanhaiya Kumar ji and Jignesh Mevani ji and other colleagues. Already Randeep ji told you that Kanhaiya Kumar actually is a symbol of fighting freedom of expressions in this country. The way in which he fought against the fundamentalism throughout his student education time, the country witnessed. There was that type of young personality is joining Congress, will enthusiast entire cadre of the Congress party all over India. So we are very much thankful to Kanhaiya Kumar. On behalf of All India Congress Committee, we are wholeheartedly welcoming Kanhaiya Kumar ji to this grand old party. Of course, it's indeed happiness. Jignesh ji is also here, who is also fighting for the same cause which Congress is fighting. Jignesh ji, through his activities, through his interventions, already proved that he also believed the Congress ideology to carry everybody for the future. Other colleagues are all here who are worked with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji. Definitely, it will give a very strong message to the country that young generation, those who are fighting for the needy people, poor people, those who are fighting for freedom, those who are fighting for non-violence, they must enthusiast through this entry of our young leaders to the Congress party. Honorable former Congress President Rahul Gandhi already met these young leaders and he also expressed his happiness to these people for them being in the Congress party. Definitely, coming days, we will look forward with work with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji others to defeat the fundamental fascist forces of the country which is ruling in India. Thank you. Thank you. Before I request Kanhaiya ji and Jignesh ji, may I request our in charge of Bihar, Bhakta Charan Das ji, to say a few words. After this. Just wait for 2 minutes. Respected Venugopal ji, Shirwala ji,
बंसल जी, नीतीश जी और पीसीसी प्रेसिडेंट बिहार एंड ऑल अदर फ्रेंड्स। चलो, तो आप देख रहे हैं भक्त चरण दास इस वक्त बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बिहार के प्रभारी हैं। सीधे मैं इस वक्त अपने सहयोगी धीरेन्द्र, वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर के पास चलता हूं। धीरेन्द्र, कन्हैया कुमार का ज्वाइन करना ये कांग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव न्यूज साबित होगा या बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से इतना हमला कर देगी कि कांग्रेस शायद उस असहज स्थिति को संभाल ना पाए? आपका क्या कैलकुलेशन है? लगता है हिंदी पट्टी के लिए जिनके लिए लाने की कोशिश की गई कन्हैया कुमार को, वहां इस समय कांग्रेस इस स्थिति में भी नहीं है कि वो कहीं किसी को अपने स्टेक के तौर पर बता सके। मुझे लगता है कि इसके जो कन्हैया कुमार का हाल का आना है वो आज मौजूदा समय में ज़रूर कांग्रेस को नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है, क्योंकि हालांकि वो किसी भी तरह, हम लोग बिहार से या फिर यूपी के चुनाव में चूंकि इन दोनों को जब शामिल किया जा रहा था तो सबसे पहला सवाल था कि आखिर इनका सबसे पहला इस्तेमाल क्या किया जाएगा। आप उसको उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जिस जातिगत समीकरण के सहारे कन्हैया कुमार वहां घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वो बेगूसराय से लड़े थे तो उसी समय यह तय हो गया था कि उनकी राजनीति का जातीय समीकरण के साथ साधा जाना ही एकमात्र उनकी हिंदी बेल्ट की एक मजबूरी भी है। तो वो यहाँ जब लड़ने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ अपनी उस छवि से छुटकारा पा सकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देखें राष्ट्रवाद, नॉन राष्ट्रवाद और इन तमाम चीज़ों पर ही केंद्रित हो रहा है। जब योगी आदित्यनाथ उस पूरे चुनाव की पिच को वहां ले जा रहे हैं जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में खड़े होंगे, तो वहां कन्हैया कुमार बहुत ज़्यादा कुछ कांग्रेस को दे पाएंगे, मुझे यहाँ संदेह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको अभी अपने लिए कैंडिडेट ढूंढने भारी हैं। आप देख रहे हैं दीपक जी लगातार कि किस तरह से दौरे तय होता है कि 2 अक्टूबर से शुरुआत होगी किसी रैली की, फिर वो 9 अक्टूबर को चली जाती है, क्योंकि भीड़ भी जुटा नहीं पाते। लेकिन एक कांग्रेस के लिए ये जरूर बूस्टअप की बात होगी, क्योंकि अभी हमने देखा 2 दिन पहले ही किस तरह से जितिन प्रसाद हैं वो एक चेहरे के तौर पर, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी के एक मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो मुझे लगता है कांग्रेस सिर्फ अपने लिए और कुछ देर के लिए वो सुर्खियों के लिए जरूर कन्हैया का इस्तेमाल हो सकता है, और जिग्नेश मेवाणी मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनावी परिदृश्य में बहुत ज्यादा यूपी में वो भूमिका निभाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि वहां कहीं भी। जी मधुरेंद्र, मुझे बताइए, कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश जहां पे राष्ट्रवाद की पिच होगी, जहां पर एंटी तालिबान पिच होगी, जहां पर एंटी पाकिस्तान पिच होगी, वहां पर कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना बन जाए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मधुरेंद्र मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। धीरेन्द्र, आपसे यही सवाल पूछता हूं, काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं बन जाएंगे? जब राष्ट्रवाद की पिच होगी, जब देशभक्ति की पिच होगी, तो कन्हैया कुमार को बीजेपी एसोसिएट करती है। आज उनकी टिप्पणी भी आ गई कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को कांग्रेस अब शामिल कर रही है। देखिए, कांग्रेस को वहां कन्हैया कुमार कोई भी मदद नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि कांग्रेस पर बोझ भी हो सकते हैं वहां वाकई, क्योंकि कन्हैया कुमार की एक छवि जो है बनाई जा चुकी है या बनी हुई है, उसमें वो बीजेपी के सबसे आसान जो है निशाने पर होंगे, सबसे ज्यादा हमला उन पर किया जाएगा और पूरा फोकस एक दूसरे तरीके से भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा उनको फायदा नहीं देगा। दीपक जी, आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी को सामने रखकर ये पूरा चुनाव कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जब कन्हैया कुमार को आप लेकर जाते हैं तो फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे बहुत कुछ फायदा नहीं मिल रहा और बीजेपी को आसानी से हमला करने का एक और मौका मिल जाएगा कांग्रेस पर। और ये इतना बड़ा चीज है, ये 2016 का पूरा अगर हम देखेंगे पूरा नैरेटिव टुकड़े टुकड़े गैंग पर घूमता है, और उस गैंग का अगर कोई चेहरे के तौर पर, अगर मैं उसको पॉलिटिकल तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर एक उसका चेहरे के तौर पर अगर हम उस पूरे उस मूवमेंट की बात करें या उस पर उस चुनावी नारे की बात करें, तो उसमें कन्हैया कुमार का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे आसानी से जहन में आने वाला चेहरा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें कोई मौका नहीं छोड़ेगी कांग्रेस को इसके साथ जोड़ने से, और कन्हैया के सहारे कांग्रेस पर जो बची कुची कांग्रेस है उस पर हमला बोलने के। इसीलिए मुझे लगता है कि एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है यूपी में, उससे कोई ताकत इस चुनाव में नहीं मिलने जा रही है।
ठीक है, जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस का पट्टा पहनाते हुए केसी वेणुगोपाल, और यही पट्टा जो अंग वस्त्रम होता है जिसको हम कहते हैं, वो अब पवन कुमार बंसल जो कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है वो पहना रहे हैं, भक्त चरण दास जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो पहना रहे हैं, और कन्हैया कुमार को आप देख रहे हैं अब बुके दिया जा रहा है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को। सीधे मैं चलता हूं इस वक्त मधुरेंद्र के पास। मधुरेंद्र अगर मेरे साथ जुड़ गए हैं तो मधुरेंद्र, मैं जानना चाहता हूं कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का फायदा करेंगे या नुकसान? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो नुकसान करेंगे, क्योंकि जिस स्लोगन को बीजेपी ने अभी से उछालना शुरू कर दिया है, यूथ बीजेपी ने दिल्ली के तमाम हिस्सों में पोस्टर भी लगा दिया है, वो दरअसल उस नैरेटिव को शूट नहीं करता जो कांग्रेस चाहती है। क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर स्थापित चेहरे के रूप में देखें तो कन्हैया कुमार ही दिखाई देते हैं। और जाहिर है कि राष्ट्रवाद के बनाम जिस तरह की लड़ाई यूपी के ज़मीन पर होगी, उस स्थान पर अगर कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कांग्रेस करेगी तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। आप अगर कन्हैया कुमार के बैकग्राउंड में भी जाकर देखिए तो 2019 के चुनाव में जिस तरह से कन्हैया कुमार पूरी तरह से बेचैन थे कि आरजेडी में शामिल हो जाएं, लेकिन आरजेडी ने उन्हें अपने पार्टी में जगह नहीं दी थी, और फिर जो है वो सीपीआई में जाके उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की। मधुरेंद्र, मैं रोकूंगा आपको, कन्हैया कुमार की पीसी शुरू हो रही है, वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले इस संवाददाता सम्मेलन में आए हुए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का, और मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाए हैं लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिड़कियों से। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मंच पर उपस्थित एआईसीसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी वेणु जी, जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन नितिन राउत जी, बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास जी, बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर पवन बंसल जी, हमारे युवा साथी और गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई हार्दिक पटेल जी, और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घड़ी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बडगाम से निर्दलीय विधायक साथी जिग्नेश मेवाणी जी, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने पत्रकार साथियों से कुछ चीज़ों को लेकर मुखातिब हूं, उससे पहले आज ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। लोग शहीद होते हैं, भगत सिंह शहीद आजम हैं। शहीद आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यार्पण करने के लिए गए थे, शहीद पार्क, वो शहीद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है। वो हिस्सा है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी। अंग्रेजों के ज़माने में क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे। नौजवान तरुण भगत सिंह एक प्रपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए। यह ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक भूमि और हमारे युवाओं के आइकन शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। आज एक दुखद घटना भी हमारे जिले में हुई है। वज्रपात के चलते 2 बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंच से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है। तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहाँ से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं,
इसका थोड़ा सा अंदेशा है मुझे, थोड़ा अंदाजा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किए हैं, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है, और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी, और उस संविधान के प्रियम्बल में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता, न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है,
उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अम्बेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए, और मैं जब यहां बैठा हुआ हूं, मेरे इतिहास को, मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा। लेकिन यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। मैं जहां पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बढ़ा, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लड़ने का जज्बा दिया है। लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोगों के ऊपर अनावश्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लड़ रहे थे, अपने घरों में डिनर टेबल पर लड़ रहे थे। लोगों की दोस्तियां टूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लोगों के डिवोर्स तक हो गए। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह कहता हूं, दीवार पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है। ये अर्जेंसी का टाइम है, और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवार पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं, आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, आजादी के साथ, अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लड़ना, भिड़ना, संघर्ष करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे। और ये परिवार संघ परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। आप जितने बड़े लोग हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं,
न्याय, बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं शामिल हुआ हूं। सभी सदस्यों के प्रति देश के अंदर फैले हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं अब जिग्नेश भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे। जिग्नेश जी आ जाएगा वो। धन्यवाद। सबसे पहले तो केसी वेणुगोपाल साहब, तो कन्हैया कुमार ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वो संघ परिवार नहीं, कांग्रेस परिवार के अंदर शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो तानाशाही शुरू हो जाती है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है और जब बड़ा जहाज डूबता है तो छोटी छोटी नावें भी डूब जाती हैं। तो क्या खत्म हो रही कांग्रेस को कन्हैया बचाएंगे? कन्हैया को सुनकर कम से कम इस बात के इंडिकेशन मिले कि कन्हैया यही कहने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल जिग्नेश मेवाणी बोल रहे हैं, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे साथ इस वक्त उमाकांत दखेड़ा जी जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, उन्होंने कहा कि अगर बड़ा जहाज खत्म होता है तो धीरे धीरे छोटी नौकाएं भी खत्म हो जाती हैं। तो क्या कन्हैया आ गए हैं, अब कांग्रेस को बचाएंगे? देखिए कांग्रेस जो कुमार ने जो बोला है, कन्हैया कुमार की राजनीति आपको पता है उनके पीछे क्या है और तरह की आए हैं विवादों से वो घिरे। एक बात है, उमाकांत भाई आपका कनेक्शन बहुत कमजोर है। मैं एक बार चाहूंगा कि आप फिर से रिकनेक्ट कर लें इसको, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल कट कट कर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यही सवाल लेकर मधुरेंद्र के पास चलता हूं जब तक उमाकांत भाई फिर से जुड़ते हैं। मधुरेंद्र, उन्होंने कहा कि जहाज जो है बहुत बड़ा जहाज है कांग्रेस, अगर बड़ा जहाज डूब जाता है तो छोटी छोटी नौकाएं भी डूब जाती हैं। तो और अब मैं आ गया हूं, तो क्या कन्हैया बचाएंगे इस कांग्रेस को? जिस तरह से कन्हैया अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके शुरुआती भाषण से साफ लग रहा है कि वो कांग्रेस के खेवनहार बनकर आए हैं और खुद को उसी तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा जहाज कहना, ये बताना कि ये कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी है, और साथ ही ये बताना कि मैं क्यों कांग्रेस में आया हूँ। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कांग्रेस की मौजूदा स्थिति जो है उससे कांग्रेस को निकालने का सारा दारोमदार जो है पार्टी ने उनके कंधों पर जैसे दे दिया हो। तो इस वक्त उनके शुरुआती भाषण में भले ही इतिहास, भूगोल, संविधान और जाहिर तौर पर जो आइकन्स हैं इंडियन हिस्ट्री के और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के या फिर भारत के नवनिर्माण के, उनको वो साधारण प्रस्तुत तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनके अपने जिम्मेदारी की बारी आ रही है तो कांग्रेस को एक बड़ा जहाज और खुद को उससे आगे बढ़ाने या यूं कहें कि बचाने की बात कर रहे हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से अस्पष्टता है, लेकिन क्या कांग्रेस इस उनके बात पर यकीन करती है या कांग्रेस से उनके बात से कितना इत्तेफाक रखती है, ये एक बड़ी बात है जो कांग्रेस से जाननी होगी। ठीक है, विपक्ष कमजोर है। क्या धीरेन्द्र आपको भी ऐसा ही लगता है कि कन्हैया जो बोल रहे हैं उनकी बातों से ये टच निकल रहा है कि भाई विपक्ष बहुत कमजोर है, कांग्रेस का बचना बहुत जरूरी है, इसलिए अब मैं आ गया हूं? देखिए, अगर आप देखेंगे इस पूरे भाषण को तो एक प्रेशर में दिखाई देते हैं वो पूरा। उस भाषण में जो नेचुरली उनको बोलते हुए हम लोगों ने सुना है, कन्हैया को लगातार एक प्रेशर है जिसमें वो इस पूरी सिचुएशंस को ये बता रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशंस क्यों कितनी ग्रेव सिचुएशंस है। पूरी तरह से एक राष्ट्र 47 से पहले की स्थिति में चला गया है और उसके बाद वो एक पर्सनल अटैक करने से भी नहीं चूक रहे हैं। यानी एक ही समय में एक ही सब्जी में वो तमाम मसाले मिला देना चाहते हैं, मीठा भी डाल देना चाहते हैं। उस तरह से मुझे इस पूरे भाषण को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी उनको ले रही है वो अभी एक पार्टी, एक सांसद, एक सीट पर चुनाव लड़ने वाले हारे हुए हैं, मतलब एक सांसदी के लिए भी वो हारे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी आज भी 20% वोटर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे लगता है कन्हैया कुछ ज़्यादा ही अपने आप को यहाँ आंकते हुए दिख रहे हैं और एक पार्टी है कांग्रेस जो उनको अपने में शामिल कर रही है, कन्हैया में समाहित नहीं हो रही है, कन्हैया उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कन्हैया ने कुछ ज़्यादा ही आकलन किया है। जब मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने भी अभी आते हुए दिन इस
इस राग को सही से नहीं लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबा भाषण दिया है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी वहाँ जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी शायद असहज कर रहा होगा। उनके कई बातें, चूँकि उन्होंने परिवार के लिए बात की, उन्होंने ये भी बताने के लिए कहा कि मैं क्यों आया हूँ, तो उस दौरान फिर कांग्रेस को उन्होंने घेरने की कोशिश की। तो मुझे लगता है दीपक जी कि ये भाषण कमोबेश कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज नहीं कहा, बाकी सब कुछ कह दिया उन्होंने। अगर मैं यही कहूं, सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा है कि वो एक उसको खींच कर जहाज को बाहर ले आएंगे, वो एकदम उसकी तरह जो पूरी पृथ्वी को लेकर ऊपर हरक्यूलिस चल रहा है। तो इस समय वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर अपने कंधे पर वो आगे जाएं, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को इस भाषण से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं होगा। मुझे आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ इस बात को कहने से चूक गए कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, बाकी सब कुछ कह गए वो? देखिए, उनकी बातों से आशय आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि जिस बात की चर्चा भारत में होती है दरअसल कांग्रेस को लेकर और एक डूबते जहाज को लेकर, तो जाहिर तौर पर जहाज के तौर पर ही वो भी कांग्रेस को देख रहे हैं। ये अपने आप में साबित करता है कि कांग्रेस को देखने का नज़रिया कन्हैया की आंखों से क्या है। इस बात को बार बार जस्टिफाई करना कि मैं क्यों कांग्रेस में आया हूँ, इस बात को बार बार जस्टिफाई करना कि मेरे से सवाल क्या होंगे, और सवाल के तौर पर सिर्फ परिवारवाद पर जाकर केंद्रित हो जाना, तो ये सब बातें बतलाती है कि कांग्रेस को लेकर दरअसल कन्हैया का नज़रिया क्या है और किन मजबूरियों में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, या यूं कहें कि किन मजबूरियों में कांग्रेस ने कन्हैया का दामन थामा है। ठीक है, मुझे लगा कि वो अपने आप से बिल्कुल गदगद दिखे, उनको लगा कि उनका जो रोल होने वाला है बहुत ग्रांड होने वाला है, बहुत विशाल होने वाला है। बहस जारी रहेगी, सुनेंगे कन्हैया से क्या सवाल जवाब होते हैं, क्या जेएनयू विवादित नारेबाजी के बारे में उनसे कुछ सवाल होता है और क्या कहते हैं कन्हैया, देखेंगे ब्रेक के बाद। तो दो बड़ी खबर इस वक्त की। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ा झटका है। लेकिन इस बीच सीधे चलते हैं कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। 24 अखबार अच्छा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे? हमने वो कहानी सुनी है बचपन में, आपने भी सुना होगा। जंगल में आग लगी, एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी। कम से कम कोयल का वह ऐतिहासिक प्रयास जो है वो इतिहास याद रखेगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना, डूबती हुई नाव, देखिए कभी कभी ना इंसान को भ्रम होता है, जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है। हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। जब आप जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, इस देश के संविधान में आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत, श्री कृष्ण सिंह के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात मैं कर रहा हूं। और सियासत, मैं बार बार कहता हूं, अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज हैं ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो आज एनसीईआरटी की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम बीड़ों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रियम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी। ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसे मेरी आशा है। जैनेंद्र फ्रॉम एबीपी, कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। हाँ, पूछिए जरा, एक सवाल पूछिए। हम एक आग्रह करें, आप लोग ना लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या जो चला दिए हैं, और लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे ही आग्रह कर रहा हूँ, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है। तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। यस, जैनेंद्र जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हाँ सुन रहे बड़ा जैनेंद्र भाई बड़ा वैचारिक सवाल पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र भाई। एक तो देखिए हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं। इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, जेएनयू के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। देखिए हमको हमारा इतिहास पता है और हम यही कहते हैं, इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास इतिहास होता है। इतिहास कोई कागज पे लिखे हुए शब्द होते हैं कि आप उसको जो है इरेजर से मिटा दीजिएगा। केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले थे। आपने पूछा कि कब आपको ऐसा महसूस हुआ। देखिए महसूस तो मुझे राजनीति में आए हुए 18 साल हो गए हैं और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इस देश की जो राजनीतिक विरासत है वो भटक गई है। भूल भुलैया नहीं होता है, राइट लेफ्ट सेंटर घूमने लगा है और पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग कहाँ है, उसके थ्रेड्स कहाँ पे हैं। तो मैं जैनेंद्र भाई, आपने वैचारिक सवाल पूछा है, एक ऐतिहासिक तथ्य आपसे साझा करता हूँ। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था कल तक। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना और उस इतिहास जाकर के देख लीजिएगा। उसका जो इनॉग्रल सेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसमें भाषण हुआ था और उस वक्त देश के जितने भी नौजवान थे, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है हमारे कुछ साथियों को, लेकिन अपने विद्यार्थी के होने के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे, बाद में निकाल दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो छात्रों का संघर्ष हो रहा था, सभी विचारधारा के लोग उसके सदस्य थे। और आपने जो वैचारिक सवाल पूछा कि आपको लेफ्ट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, कौन कह रहा है कि लेफ्ट का भविष्य खराब हो गया है? व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है, उस भूमिका को वो अपनी क्षमता से निभाने की कोशिश करता है। मैं आपको बता दूं, जहां जिस पार्टी से आप मेरा संबंध जोड़ रहे हैं, मैं वहां पैदा हुआ हूं। मेरे भीतर सोचने, समझने, लड़ने की जो क्षमता है, ये उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन वहां जो लड़ने का तरीका है और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, मुझे लगता है आज जो देश की स्थिति है उसमें उसके स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है और जो वैचारिक संकीर्णता है उसको तोड़ने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं अपने कई साथियों से पूछा कि क्या भगत सिंह की जयंती देश के सभी संगठनों को नहीं मनाना चाहिए और क्या गांधी की तस्वीर सभी संगठनों के कार्यालय में नहीं होना चाहिए? ये हमारा इतिहास है, ये हमारी विरासत है। कुछ लोग बहुत चालाकी से विचारधारा की खोल में यह जो हमारी ऐतिहासिक विरासत और परंपरा है, इसको आपस में उलझाने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर डिबेट है मीडियम और मीन्स का, साध्य और साधन का, हिंसा और अहिंसा का। तो मैं आपके सामने इस सदन के समक्ष यह बात कहता हूं, जब भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं ला सकता है, मतलब भगत सिंह हिंसा का निषेध कर रहे हैं, वायलेंस को निगेट कर रहे हैं। और जब बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, करो या मरो, मतलब वो व्यक्ति के ऊपर होने वाली हिंसा को स्वीकार कर रहे हैं और अहिंसा को निगेट कर रहे हैं। देश की अर्जेंसी क्या है, इस बात को समझिए। और देश की अर्जेंसी ये है कि आप पैदा कहीं भी हुए हों, अगर गांव में आग लगी है, आप अपने दरवाजे के बाहर डंडा लेकर के गेटकीपर बन करके खड़ा हो जाएंगे कि घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, तो आपका घर भी नहीं बचेगा, बेडरूम भी नहीं बचेगा। इसलिए समझदारी इस बात में है कि आपसी जो नाराजगी है, आपसी जो वैचारिक मतभेद है,
उसको किनारा कीजिए और बस्ती बचाने के लिए इकट्ठा होइए, क्योंकि ये देश हम सबका है। इसीलिए लेफ्ट राइट का जो क्वेश्चन है ना, वो अप्रासंगिक इसलिए हो गया है कि आज आपको वैसे आदमी के साथ सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जमाने का गोविंदा है, ड्रेस बदलते रहता है। इसीलिए इस वैचारिक भ्रम में नहीं पड़िए, देश बचाइए, संविधान बचाइए, यही हमारा लक्ष्य है। सिद्धार्थ फ्रॉम ANI, सिद्धार्थ प्लीज गो अहेड एंड आस्क। सिद्धार्थ सवाल पूछिए प्लीज। जिग्नेश जी जवाब देंगे। विपक्ष का चेहरा तो मीडिया भी होना चाहिए। विपक्ष का चेहरा वो तमाम लोग होना चाहिए जो आइडिया ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पीरियड। थैंक यू। आई विल हैव टू सी, इट्स बीन ओवर एन आवर। बहुत सारे साथी अलग अलग दोनों से बात करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच। हम बाद में आके हमसे ले लीजिएगा, वन टू वन करेंगे। तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी तकनीकी तौर पर नहीं लेकिन कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। चूंकि वो विधायक हैं इसलिए तकनीकी तौर पर, निर्दलीय विधायक है इसलिए तकनीकी तौर पर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन गुजरात चुनाव में वो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा कांग्रेस उम्मीद करती है। उधर कन्हैया कुमार जो कि बिहार से आते हैं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह से बड़े अंतर से हारे थे, CPI के चेहरा हुआ करते थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से JNU का चुनाव लड़े थे, JNU का अध्यक्ष बने थे, बाद में विवादित नारेबाजी के कंट्रोवर्सी में फंसे थे। उन्होंने भी आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है क्योंकि CPI से उनके संबंध सामान्य नहीं चल रहे थे। पार्टी ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया था, साथ ही साथ उनको बिहार चुनाव के दौरान प्रचार से भी रोक दिया था। कन्हैया कुमार ने आज बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा जहाज है, अगर बड़ा जहाज नहीं बचता है तो छोटी छोटी नावें भी डूब जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाही आती है और इसीलिए उनको लगता है कि उन्हें कांग्रेस के साथ आना चाहिए ताकि एक वैचारिक लड़ाई को लड़ा जा सके। उन्होंने ये भी कहा देश 1947 के पहले के हालात में चला गया है। उन्होंने कहा विपक्ष कमजोर होता है तो उससे तानाशाही आती है। मेरे साथ मधुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ धीरेन्द्र भी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ उमाकांत जी भी जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, कन्हैया का पूरा भाषण सुना, ऐसा लग रहा था कि वो आ गए हैं, कांग्रेस को बचाएंगे। आप क्या टिप्पणी करेंगे उनके इस पूरे भाषण पर जिसमें वो बार बार ये जताते रहे कि अभी कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए इसे ठीक होना जरूरी है? देखिए, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है या कन्हैया कुमार की जो पॉलिटिक्स है या कोई भी पॉलिटिक्स है पर हम सवाल जरूर खड़े करते हैं जो पत्रकार के तौर पर। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से कन्हैया कुमार ने एक नई फलक पर उस चीजों को ले जाने की कोशिश की उन्होंने कि देश में एक जो वैकल्पिक राजनीति है, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए जिस तरह से देश में एक राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए, उस मुकाबले कांग्रेस पार्टी आज कमजोर है। और अगर आज देश में वैकल्पिक राजनीति की, भाजपा की राजनीति का मुकाबला करने की बात करते हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां या जो छोटी पार्टियां हैं इनकी बैसाखी पर आप भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक राष्ट्रीय फलक पर एक बड़े राजनीतिक दल की जरूरत है। जो राजनीतिक दल भाजपा की जो राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर है और राज्य स्तर पर जो भाजपा की जिस तरह की उनकी राजनीति होती है उसका मुकाबला आप कर सके, तो उस तरफ वो बहस को ले जाना चाहते हैं, अपनी राजनीति की बहस को ले जाना चाहते हैं। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का डुब्बो आप यही था कि देखिए मैंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। वो एक शार्प नेता है, शार्प युवा नेता है और वो JNU के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और दूसरे अलावा उन्होंने चुनाव भी लड़ा लोकसभा का। तो वो ये मानते हैं कि जिस पार्टी में उन्होंने इशारों में ये भी बात की कि जिस पार्टी में अभी वो अपनी राजनीति करते हैं उस तरह से नहीं चलेगा देश, उस तरह से आप भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते, उस तरह सांप्रदायिकता की राजनीति की मुकाबला नहीं कर सकते, उस तरह से आप जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है
जिस तरह से उन्होंने केंद्रीयकरण राजनीति के सत्ता का केंद्रीकरण भाजपा ने कर दिया है, तो उसके लिए मुकाबला करने के लिए आपको उसी तरह का साजो सामान, उसी तरह का संगठन अखिल भारतीय स्तर पर, तो कांग्रेस को उन्होंने इसीलिए बोला है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, आजादी के आंदोलन के दौरान की पार्टी है और गांधी जी के दौर की पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि इस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि क्षेत्रीय पार्टी, अब उन्होंने इशारा में ये सारी बातें कही कि देखिए जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका असर एक राज्य में दूसरे राज्य में नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी जिससे कि उनका रिलेशनशिप है, उनका जो संबंध है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह की राजनीति हमारी पार्टी में, पूर्व पार्टी में होती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में या कम्युनिस्ट दलों में, वामपंथी दलों में होती है, उससे आप भाजपा के मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए उस बाड़े से निकल करके, क्योंकि उनके सामने एक राजनीति का एक बड़ा भविष्य है और कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने जो ज्वाइनिंग आज की है मुझे लग रहा है कि उनको कुछ समय दिया जाना चाहिए। और उनके विचार से हमारी भिन्नता हो सकती है, लोगों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम उनको कुछ समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो देखें, देश को देखना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं और आने वाले वक्त में उनके जो विचार होंगे, कांग्रेस पार्टी बड़ा रोचक होंगे उनके विचार की। कांग्रेस पार्टी जिससे कम्युनिस्ट दलों के बड़े गहरे मतभेद रहे हैं, तो क्या वो उन मतभेदों को पाटने के लिए किस तरह की बातें करेंगे, किस तरह के तर्क गढ़ेंगे, क्या बात करेंगे। और दूसरी सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों का, मतलब खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी का एक अंतर संबंध रहा है, रिलेशन रहा है। और सीपीआई एक ऐसी पार्टी रही जिसने आपातकाल का भी विरोध नहीं किया। ये बात आपके दर्शकों को समझनी चाहिए कि सीपीआई आपातकाल में कांग्रेस पार्टी के साथ थी। और हमने देखा कि जब हम यूनाइटेड फ्रंट आप और हम दीपक जी आप और हम जब यूनाइटेड फ्रंट कवर करते थे, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मिली-जुली सरकार में शामिल थी, जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती थी। तो इस तरह की राजनीति भी कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने की, कम्युनिस्ट पार्टियों ने की। लेकिन अब चूंकि वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है, हम नए राजनीति के दौर में है, जो कन्याकुमार ने इशारा किया, मवानी ने इशारा किया। तो ये जो युवा नेता है, इनका जो एजेंडा है पॉलिटिक्स का, उसको मुझे लग रहा है कि टिप्पणी करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। उसके बाद ही हम एक विहंगम राजनीतिक परिदृश्य की कल्पना कर पाएंगे। धीरेन्द्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भविष्य उज्जवल है कन्हैया कुमार का कांग्रेस में? देखिए, एक पार्टी के तौर पर बड़ी पार्टी में आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर अपनी पुरानी पार्टी के बारे में कहा कि संकीर्ण विचारधारा, जिस तरह की संकीर्णता की अभी राजनीति है, उसकी ज़रूरत नहीं। तो उनका फलक बढ़ा, उनका पूरा दायरा बढ़ा और वो एक ऐसी पार्टी में शामिल हुए जो अभी भी देश में लगभग 20%, अगर हम पूरा तमाम पार्टियों को जोड़ते हैं तो लगभग 20% वोट को रिप्रेजेंट करती है। यानी उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है और पार्टी के साथ वो आगे कितना चलते हैं ये देखना होगा, क्योंकि ये बात सही है कि आज ही उन्होंने ज्वाइन किया। तो आज हम उनमें वो कांग्रेस की जो पार्टी के अंदर का जो काडर का अंदर का लीडर है, उससे एक अलहदा लीडर देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस नई टीम की कल्पना अब राहुल कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जो सोचा है, उसमें ये एक बड़ी भूमिका के लिए आए हैं। अभी जनता का विश्वास अर्जित करना है, लेकिन अपनी पार्टी जिसमें उन्होंने अभी शामिल हुए, जवाब मधुरेंद्र से लेता हूं। मधुरेंद्र, मनीष तिवारी ने तंज भी कस दिया, इसका मतलब कांग्रेस में सब कोई वेलकम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे कई नेता होंगे जो शायद कन्हैया कुमार की मौजूदगी को पार्टी में पसंद ना करे। आप कैसे देखते हैं इसे? मैं आपको मधुरेंद्र 1 मिनट रोकूंगा, जिग्नेश मेमानी से बात करें, मोहित राज दुबे, वहीं चलते हैं। 20-21 करोड़ दलितों को भी और सारे लाखों करोड़ युवा साथियों को भी अपील करता हूं कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, जिसके पास स्वतंत्रता के आंदोलन की विरासत है। तो उसमें हजारों लाखों की तादाद में जुड़कर राहुल जी के, पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स के, यंगस्टर्स के, एक दूसरे के सबके हाथ मजबूत करिए, ताकि हम लोग आइडिया ऑफ इंडिया को, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई को आगे ले जाएं। लेकिन सवाल ये है कि तमाम जो युवा नेता रहे, चाहे हम ज्योतिराज सिंधिया की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, सुष्मिता देव की बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी नए लोगों को लेकर और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया बतौर अध्यक्ष। देखिए, इसको कहाँ जाना है वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म में लाखों करोड़ों युवा को जुड़ना चाहिए, तो पूरे देश के लाखों करोड़ युवा को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिद्धू क्यों छोड़ के चले गए? देखिए, हमारे साथ जिग्नेश थे, जिनका साफ ये कहना है कि राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
ठीक है, तो फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे अपनी बड़ी खबर पर, जो है पंजाब की। नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, गुरु अब भी नाराज हैं।